नमस्ते दोस्तों और विद्यार्थियों। आज का क्लास है क्लास 10 चैप्टर 3 जलमंडल यानी हाइड्रोस्फीयर। जलमंडल के बारे में बात करने से पहले मैं उन नए दोस्तों से बात करना चाहूँगी जो मेरे चैनल पे अभी नए देख रहे हैं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मैं उन बच्चों तक पहुंच पाऊं जिनके लिए मैं मेहनत कर रही हूं। कौन से बच्चे? वे बच्चे जो क्लास में नहीं आ पाते, किसी भी कारण से उनका क्लास छूट जाता है या फिर ज़रा देर लगती है उन्हें समझाने में, समझने में, उनके लिए मेरा ये प्रयास है और इस प्रयास को आगे बढ़ाएं। आप भी मेरा साथ दें, इसलिए ज़रा सा सब्सक्राइब को दबा दें और लाइक भी कर दें हल्का सा, ताकि मैं ज़रा एनर्जी पाऊँ, इन बच्चों के लिए मेहनत कर पाऊँ। तो बात करते हैं जलमंडल की। जैसा कि हम सबको पता है, पृथ्वी पर 71% 71% पानी है और इन पानी की जो स्थिति है उस पर हमारे पृथ्वी की गतियों का क्या प्रभाव पड़ता है और उन प्रभावों से समुद्र में और महासागरों पर क्या क्या उथल पुथल होता है, ये बात करेंगे। तो समुद्री धारा यानी महासागरीय धारा की अवधारणा क्या है, यानी समुद्री धारा क्या है, ये जानते हैं। सबसे पहले समुद्री धारा यानी समुद्र की सतह पर निश्चित दिशाओं में निरंतर बहने वाली जलधारा को समुद्री धारा कहते हैं। वो कंटिन्यूअस बहती रहती है। अब महासागरीय धारा को प्रभावित करने वाले दो कारक हैं, है ना। जो जल बहती रहती है उसके पीछे भी तो कारण है, क्यों बहेगी या इधर उधर क्यों नहीं बहेगी। तो दो कारण उसमें काम आते हैं। एक तो है प्राथमिक बल और दूसरा द्वितीय बल। दो प्रकार से शक्ति लगती है इन जलधाराओं के मूवमेंट में यानी बहने में। प्राथमिक बल क्या है? फर्स्ट, कोई भी चीज को सरकाने में बल तो लगता है, तो प्राथमिक बल यानी जल की गति प्रारंभ करने वाला जो बल है, शुरुआत पुश देना जिसको बोलते हैं, ढकेल देना, उसको प्रारंभिक बल कहते हैं। जैसे कोई गाड़ी बंद पड़ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, ठेलते हैं ना, धक्का मारते हैं। तो उस तरीके से प्राथमिक बल और द्वितीय बल जो है धारा के प्रवाह को नियंत्रित करता है ना। तो ये दो बल जो है काम करते हैं समुद्र के धारा को प्रवाहित करने और उसे नियंत्रित करने में। अब प्राथमिक बल कैसे होगा, क्या कैसे काम करता है, किस तरह से? तो प्राथमिक बल जो है को प्रभावित करने वाला जो है सौर ऊर्जा से जल का गर्म होना। जैसे जब हम पवन पढ़ते हैं तब पाते हैं कि सूर्य की गर्मी से क्या धरातल गर्म होती है, हवा गर्म होती है, हल्की होती है, ऊपर उठती है, मूवमेंट शुरू हुआ। तो उसी तरह से जो है जल के लिए भी वही कार्य प्रयोग होता है। जब सूर्य की किरणें जल पर पड़ती हैं तो क्या होता है, जल गर्म होता है और गर्म होने से उसमें फिर हलचल प्रारंभ होता है। उसके बाद वायु अगर पवन हवा जब बहती हुई आएगी तो उसके साथ भी घर्षण से उसको पुश करेगी, लेके जाएगी। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण भी क्या है, उसमें अपनी ओर टांगती है। चौथा है कोरियोलिस बल। अब पृथ्वी घूमती है, घूर्णन के कारण क्या होता है, कोरियोलिस बल के बारे में हम तो जानते ही हैं कि वो बल जो किसी भी गतिशील वस्तु को अपने केंद्र से दूर की ओर झटक देता है, फेंक देता है, उसको कहते हैं कोरियोलिस बल।
4 कारण हैं। प्राथमिक, जो धरातल के सतह पर स्थित समुद्र के धाराओं को प्रारंभ करने में, शुरुआत होने में कार्य करते हैं। इनकी प्रभाव के कारण ही जल राशि जो है बहना प्रारंभ करती है। अब जो है बात करते हैं महासागरीय जल की गतियाँ। जैसे पृथ्वी की 2 गतियाँ हैं, वार्षिक गति, दैनिक गति, वैसे ही समुद्री धाराओं की भी कुछ गतियाँ हैं जो अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे प्रवाह या ड्रिफ्ट। क्या है प्रवाह? जब पवन वेग से चलते हैं, सागर से होकर प्रवाहित होते हैं, तो सागर के सतह का जल आगे की ओर अग्रसर होता है, यानी बढ़ता है, तो उसे प्रवाह कहते हैं, यानी समुद्री धारा का प्रवाह। उसके बाद होता है धारा, यानी करंट। करंट यानी बिजली नहीं, समुद्री धारा। भूगोल में करंट यानी समुद्री धारा। समुद्र का जल एक निश्चित सीमा में निश्चित दिशा की ओर तीव्र गति, यानी काफ़ी ज़्यादा प्रचंड वेग से जब प्रवाहित होता है तो उसे हम धारा या करंट कहते हैं। अब धारा जो है 2 प्रकार की होती है, जान लेते हैं। एक है गर्म धारा और दूसरा है शीतल धारा, यानी ठंडी धारा है। तो गर्म धारा जो गर्म पानी को ठंडे क्षेत्र की ओर ले जाती है, उसे कहते हैं गर्म धारा। उदाहरण के स्वरूप में गल्फ स्ट्रीम जो धारा है वो गर्म धारा है। शीतल धारा क्या है? उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश, यानी ध्रुवों से भूमध्य रेखीय अंचलों की ओर जो धाराएं बहती हैं उसे कहते हैं शीतल धारा, यानी शीत अवस्था, यानी ठंडे इलाकों से गर्म इलाकों की ओर बहती हैं। जैसे कैलिफोर्निया की धारा। और एक है विशाल धारा, यानी स्ट्रीम। महासागरीय धाराओं में एक नाम आता है स्ट्रीम या विशाल धारा। जब सागर का विशाल जल राशि, बहुत पानी है, तो विशाल की जो है धारा, सागर का विशाल जल राशि तीव्र गति से निश्चित दिशा में प्रवाहित होता है, तो उसको कहते हैं विशाल धारा या स्ट्रीम। अब धाराओं की उत्पत्ति के कारण, ये धाराएं क्यों उत्पन्न होती हैं सागर में? पानी तो ऐसे ही रह सकता है, लेकिन उसमें इतनी लहरें, इतनी धाराएं क्यों? तो इसके कारण है। पहला कारण भाई पृथ्वी के घूर्णन गति। पृथ्वी ही घूम रही है तो उस पर स्थित चीज़ें तो घूमेंगी ही, है ना, उसमें मूवमेंट होंगी। तो पहला जो कारण है पृथ्वी के घूर्णन गति, यानी पृथ्वी का घूमना, यानी दैनिक गति। दैनिक गति के कारण जो है समुद्र में धाराएं उत्पन्न होती हैं, समुद्र में प्रवाह उत्पन्न होता है। रोटेशन ऑफ द अर्थ, सागरों में धाराओं का प्रवाह गोलाकार दिखाई देता है, गोल गोल घूमते हैं। धाराओं की यह प्रकृति पृथ्वी के परिक्रमण से संबंधित है। क्यों? पृथ्वी गोल गोल घूमती है, इसलिए धाराएं भी गोल गोल घूमते हैं। हवा भी फेरल के नियम के अनुसार पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, हवाएं अपने से दाईं ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में अपने से बाईं ओर। तो बिल्कुल उसी के अनुसार धाराएं भी पृथ्वी के जो है उत्तरी गोलार्ध में अपने से बाईं ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में अपने से बाईं ओर। उत्तरी गोलार्ध में अपने से दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में अपने से बाईं ओर मुड़ जाती है।
इसी कारण इन धाराओं का प्रवाह जो है धीरे धीरे गोल आकार पकड़ लेता है, गोलाकार बढ़ता है। समझ में आया ना। उसके बाद बात करते हैं प्रचलित पवनें, यानी एक दिशा में बहने वाली पवनें जो है बहती हैं, अब जिधर वो बहेंगी उधर ही जल राशि को भी ले जाएंगी। यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से धाराओं को जन्म देती हैं ये पवनें, क्योंकि विश्व के अधिकांश धाराएं प्रचलित पवनों का ही फॉलो करती हैं, यानी अनुगमन करती हैं। हिंद महासागर में चलने वाली धाराएं प्रति 6 महीने के बाद जो है मॉनसून की दिशा परिवर्तन के साथ ही अपनी दिशा बदल लेती हैं। देखो, उष्णकटिबंध में सन्मार्गी पवनें महासागर में पश्चिम की ओर चलने वाली धाराएं उत्पन्न करती हैं। शीतोष्ण कटिबंध में पछुआ पवनें पश्चिम से पूर्व की ओर धाराएं प्रवाहित करती हैं। समझ में आ रहा ना। उसके बाद बर्फ का पिघलना। प्रचलित पवनों के बाद बात करते हैं समुद्री जल का घनत्व। अब जल का घनत्व, डेंसिटी ऑफ वाटर, जिस समुद्री जल का घनत्व अधिक होगा उसका जल तल निम्न होगा, यानी नीचे की तरफ। जिस समुद्री जल में घनत्व कम होता है उसका जल तल उच्च होता है। इस प्रकार धाराएं कम घनत्व वाले समुद्र से अधिक घनत्व वाले समुद्र की ओर चलने लगती हैं। यानी जो घना होगा जिधर, उधर से कम घने वाले पानी की तरफ बहना प्रारंभ करता है। बर्फ का पिघलना, यानी ध्रुवीय इलाकों में क्या होता है, बर्फ के पिघलने से पानी ज़्यादा होगा और वो समुद्र में जाएगा, तो बर्फ के पिघलने से बर्फ का जल नज़दीकी समुद्रों में इकट्ठा होता है और समुद्र धाराओं को जन्म देता है। समुद्र तटों का आकार, समुद्र तट यानी कोस्टल लाइन, यानी कोस्टल एरियाज, तो समुद्र तटों का आकार जैसा होगा उसका प्रभाव पड़ता है धाराओं पर। तो महाद्वीपों के आकार तथा बनावट का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा पश्चिम की ओर चलने की अपेक्षा सेंट रॉक अंतरिक्ष से टकराकर उत्तर तथा दक्षिण को मुड़ जाती है। इसी प्रकार अलास्का तट की स्थिति के कारण ही अलास्का धारा पश्चिम की ओर बहने लगती है। तो ये कुछ कारण हैं। अब मौसमी भिन्नता, मौसम के अनुसार भी धाराओं का जो है, मौसम का प्रभाव भी धाराओं पर पड़ता है। जैसे तापमान जब अंतर होता है, मौसम चेंज होता है तो तापमान का भी अंतर हो जाता है। तो तापांतर के कारण समुद्र का जल तल ऊंचा एवं नीचा होता है तथा समुद्री धाराएं जन्म लेती हैं। गर्म रहेगा तो ज़्यादा ऊंची और ठंडा होगा तो उसके अनुसार जो है, मौसम के अनुसार धाराओं का प्रवाह होता है। जल का खारापन यानी सैलिनिटी ऑफ वाटर, यानी नमक की मात्रा, जल में नमक की मात्रा, समुद्र में जानते हैं नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, तो खारेपन की मात्रा कहीं अधिक और कहीं कम होती है। अधिक खारे जल का घनत्व भी अधिक होता है, जबकि कम खारेपन से उसका घनत्व कम रहता है। अधिक घनत्व वाला जल नीचे बैठता है, जिसके कारण अपने घनत्व को समान रखने के लिए कम घनत्व के स्थानों से जल अधिक घनत्व वाले स्थानों की ओर बहता है, जिसके कारण धारा की उत्पत्ति होती है। अब आते हैं तापमान में भिन्नता। हर जगह तो तापमान बराबर नहीं है, तो तापमान में भिन्नता के कारण भी महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। जैसे उष्ण सागरों में जल का घनत्व तापमान ऊंचा रहने पर घट जाता है तथा जल हल्का होकर फैलता है, जबकि तापमान गिरने से जल का घनत्व अधिक होता है
होता जाता है तथा भारी और ठंडा जल संकुचित होकर नीचे बैठ जाता है। तो इसका फल क्या होता है? गर्म जल धारा के रूप में ठंडे प्रदेशों की ओर प्रवाहित होने वाली जो है ये धाराएं होती हैं। इसके बिल्कुल विपरीत ठंडे भागों का जल गर्म भागों की ओर बहता है। उत्तरी ध्रुव प्रदेशों में लैब्राडोर तथा क्यूराइल की ठंडी धाराएं दक्षिण की ओर, जबकि गल्फ स्ट्रीम तथा क्यूरोसियो ये गर्म धाराएं उत्तर की ओर यानी उत्तरी धाराएं ठंडे भागों की ओर चलने लगती हैं। तो ये है महासागरीय धाराओं की अवधारणा। आशा है कि धारा, गल्फ स्ट्रीम, प्रवाह, ड्रिफ्ट, समुद्री धारा क्या है समझ पाए होंगे और धाराओं की उत्पत्ति कैसे होती ये समझ पाए। यहाँ तक आज समझो। समझ में नहीं आए तो थोड़ा पॉज कर के और मेरी आवाज़ को सुनो दिल से और अपने लिए पढ़ो, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए पढ़ो, अपने भविष्य के लिए पढ़ो। अगली क्लास में इसी जलधाराओं के बारे में बात करेंगे, उसके प्रभाव के बारे में बात करेंगे, उससे लाभ हानि के बारे में बात करेंगे। तो देखते रहो। आज यहीं तक। थैंक यू बच्चों। और ये क्लास जो है अपने क्लासमेट्स को ज़रूर भेजना और कमेंट्स करके बताना कि कौन सा कहाँ असुविधा हो रहा है और कौन सा टॉपिक तुम आगे जानना चाहोगे। थैंक यू।